ये है क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम ऑलरेडी मैटर के बारे में स्टडी कर लिया है कि क्या होता है प्योर, क्या है इम्प्योर, क्या है मिक्सचर, क्या है होमोजेनियस, क्या है हेटेरोजेनियस। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन करते टाइम आपका रिएक्शन किन रूल्स को फॉलो करता है तो ये बेसिक पोर्शंस लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो आपको बस एक बार सीख जाना है, यूजेस जहाँ पे आएंगे वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको ध्यान रखना थोड़ा सा टॉपिक, ध्यान देखना, डेफिनेशन के चक्कर में नहीं फंसेंगे हम, बस मीनिंग समझ लेंगे मीनिंग क्या है इसका। यहाँ पर हमारे टोटल 6 लॉज हैं। कितने नियम है भाई? 6। सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ वही 9th में पढ़ा था ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वही है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कंपोजिशन, जो भी है सेकंड हमारा, ये भी उसका है, हमने पढ़ा ही। बाकी कुछ लॉज ऐसे हैं जो हमने फर्स्ट टर्म पढ़नी है, पहली बार पढ़नी है, जैसे हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो गया, गेल-लुसक लॉ हो गया, अवोगाड्रोस लॉ हो गए। ये सारे टॉपिक जो हैं वो फर्स्ट टाइम आपको यहीं पढ़ने को मिलेंगे, 11th में ही आए हैं टॉपिक, तो ध्यान से जल्दी कवर करते हैं। थोड़े बेसिक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम आएंगे, इसे आपको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं। पहला हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ जी, इन्होंने लिखा था, कोई बात नहीं। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? देखो कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? फिक्स, जिसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वही की वही रहेगी हमेशा, ना कभी कम होगी ना ज्यादा। ये कंजर्वेशन वर्ड आपको कहीं जगह मिलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत जगह पे मिलेगा आपको। तो आप ध्यान रख लो, जब भी कंजर्वेशन वर्ड बोले ना आपको, नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, खत्म। ना इसको बना सकते ना इसको खत्म कर सकते, वही है कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। ज्यादा इंग्लिश होगी क्या? किसी भी रिएक्शन में ना तो मास कभी खत्म होता ना कभी डिस्ट्रॉय होता, उतने का उतना ही रहता है, ना कम ना ज्यादा, फिक्स है इसकी वैल्यू। इसका मतलब क्या है? ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका रूल यूज क्या है? देखो आपको ये पता होना चाहिए, आपने 10 ग्राम कुछ मिक्स करा, जो भी बनेगा, जो भी बनने वाला है ना, वो 20 ग्राम ही रहेगा, ना कभी मास कम होगा ना कभी मास ज्यादा। कभी मास कम ज्यादा नहीं होता। फिजिकल रिएक्शन करा लो, कुछ भी करो, लकड़ी काट लो, लकड़ी काटोगे जब पहले 100 किलो थी, बाद में 100 ही किलो रहेगी, कम हो गई है ना, तो आपने टुकड़े छोड़ दिए कहीं ना कहीं, जो टुकड़े निकले होंगे उसके अंदर आपने छोड़ दिए कहीं पे। लेकिन अगर सारा चीज इकट्ठा कर लो ना, कभी मास खत्म नहीं होता उसका। कभी हम कोई चीज जलाते हैं, वो लोग भाई जलाते हैं तो गायब हो जाता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के एटमोस्फेयर में चला गया। पकड़ के रखोगे ना, वेट उतना ही आएगा। तो कभी भी किसी का मास कन्वर्ट नहीं होता, बस सब्सटेंस रूप बदल लेता है, अपना फेस बदल लेता है, अपना रूप बदल लेता है, अपना कंपाउंड फॉर्मूला बदल लेता है, लेकिन मास उतना ही रहता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ कुछ लिमिटेशन भी है, हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने इसकी भी कमियां निकाल दी थी। कह रहेंगे अरे आपको क्या पता कि मास कंजर्व है कि नहीं है? मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में, इसे बोलते हैं इंटर कन्वर्जिबल। ये इंटर कन्वर्टिबल है, कहने का मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में। हाँ, E = mc², दुनिया की सबसे पॉपुलर इक्वेशन में से एक। ये हमें बताती है कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस हाँ वो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है वो। असली में क्या होता है कि आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, मास को एनर्जी में, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन में होता है। ऐसे नहीं आप कहीं भी एनर्जी लगा दी मास बन गया, मास लगा दी एनर्जी बन गया। बहुत हाई एनर्जी निकलती है एक छोटे से मास को खत्म करने पर, बहुत हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, हम जो नॉर्मल दिनचर्या में रिएक्शन करते हैं, कभी कोई लैब में केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, वहां पे रूल फॉलो होता है। आसपास होने वाली जितने भी रिएक्शंस हैं उन सब में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। वैलिड है आसपास होने वाली चीजों के अंदर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मास कभी खत्म नहीं होता, ना कभी बनाया जाता, वो उतने का उतने रहता है, कोई भी फिजिकल रिएक्शन हो चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो। एक क्वेश्चन करते हैं इसके, जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ कुछ छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन होता है, ध्यान देखना क्या कह रहा है। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। कितना मास जो है वो आपका क्या कह रहा है, ध्यान देना। सिल्वर नाइट्रेट आपके पास, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है, प्लस किससे मिक्स हो रहा है ये? सोडियम क्लोराइड से, NaCl, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस में सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। क्या बना रहा है? सोडियम नाइट्रेट। ध्यान देखना क्या बोल रहा है ये भाई, कितना मास, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड का वेट कितना है? 5.85 ग्राम।
सोडियम क्लोराइड का वेट 5.85 ग्राम है। इसके बाद आपका जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड कितना आपके पास 14.35 ग्राम। सिल्वर क्लोराइड कितना बन गया 14.35 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट कितना हमारे पास 8.5 ग्राम, 8.5 ग्राम। ये कह रहा है कि NaCl इतना लिया और ये दोनों इतने लिए, इतने मैंने, तो ये कितना होगा। तो ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वेट क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम, ना कम ना ज्यादा। तो आप इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो, क्या ये 14.35 प्लस में 8.5 जोड़ो 22.85। ये 22.85 है। आपको क्या करना है, देखो इधर की तरफ 22.85 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 22.85। तो कहने का मतलब क्या है कि इतना, इनमें से सिर्फ इतना है 5.85 तो ये है, जो बाकी बचा होगा क्या होगा पूरा का पूरा AgNO3। तो 22.85 में से क्या माइनस कर देंगे 5.85, तो क्या आ जाएगा 007 और ये आ जाएगा 1 17। ये कितना जाएगा हमारे पास 17 ग्राम, यानी ये 17 ग्राम बनेगा आपका, ये 5.85 ग्राम बनेगा, मिक्स होगा इसमें, तब जाके क्या होगा आपके पास 14.35 ग्राम और साथ में क्या बनेगा 8.5 ग्राम। आगे आपके कॉन्सेप्ट आने वाले हैं स्टोइचियोमेट्री के, दमदार क्वेश्चन है भाई, है दम क्वेश्चनों में। तो कहने का मतलब उन क्वेश्चनों को अगर सही से करना है ना, वहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगी, साथ में अगला आने वाला जो कंपोजिशन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो भी बहुत यूज होगा। तो आपको ध्यान सीखना है टॉपिक, बिल्कुल। देखो डेफिनेशन मैं बार बार कह रहा हूं कि डेफिनेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता, पढ़ पढ़ के सीख जाओगे तो बुक में मिलेगी, हर जगह मिलेगी, लेकिन अगर आपको टॉपिक फील नहीं होगा ना, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आपको फील करना है, हाँ भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि भाई मास खत्म नहीं होता, जितना लोगे उतना ही मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। ध्यान रखना, आपको जितना लोगे उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड टॉपिक पे चलते हैं हमारे। अगला क्या हमारे पास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट फिक्स, कांस्टेंट भी बोलते हैं और डेफिनेट कंपोजिशन भी बोलते हैं। मतलब क्या है इसका, बड़ा सिंपल सा मतलब है, कहता है कि वाटर अगर बन रहा है ना, तो वाटर को बनाने के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, फिक्स है भाई। 1 ग्राम लोगे उसका 16 ग्राम ले, कुछ होने वाला। आपका कंपोजिशन फिक्स है, कहीं का पानी ले लो, कहीं का पानी ले लो, अमेरिका का ले लो, नाले का ले लो, कहीं का ले लो, जहां तुम्हारा मन, जहां का तुम्हारा मन करता है वहां का ले लो। उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर जो हाइड्रोजन है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, उसका जब रेशियो निकालोगे ना, वो रेशियो फिक्स आने वाला है, वो रेशियो चेंज नहीं होता। ये लो यही कहता है, कहीं का भी पानी ले लो, तुम्हारा मन करता है तो मैं कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कहीं का भी कुछ भी, जो भी कंपाउंड तुम्हें पता है कहीं का भी ले लो। मान लो तुम्हारा वाटर है, वाटर ले रहे हो तुम, मान लो तुम वाटर ले रहे हो, तुमने वाटर ले लिया, तो वाटर का में, वाटर में ये तो जानते हो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 पार्टिकल का 1, तो 2 पार्टिकल कितना होगा 2, ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है 16, काटेंगे कितना जाएगा 1 रेशियो। यानी हमेशा अगर वाटर बनाना है तो 1 ग्राम आपको लेना पड़ेगा, किसका 1 ग्राम किसका लेना पड़ेगा, कलर चेंज कर लूं भाई दिख जाए आपको थोड़ा सा, वो 1 ग्राम किसका लेना पड़ेगा आपको हाइड्रोजन का, और साथ में जो है आपको 8 ग्राम किसका लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का, तब जाके वाटर बनेगा आपका। ये फिक्स है, ये बदल नहीं सकता, ऐसा कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आगे जो फॉर्मूले आएंगे ना, जो आपके केमिकल रिएक्शन आएगी, उस केमिकल रिएक्शन में ये लिखा होगा कि ऑक्सीजन 10 ग्राम लिया और हाइड्रोजन 20 ग्राम लिया, तो बताओ कितना वाटर बनेगा। तो वहां आपको यही जरूरत पड़ेगी कि भाई किसी फॉर्मूले के अंदर जो मास का रेशियो होता है वो फिक्स है, इसका 1 ग्राम और इसका 8 ग्राम लेंगे तभी उसका कितना बनने वाला है 9 ग्राम, इसका तुम 1 ग्राम लो, इसका 50 ग्राम ले लो, तब भी उसका 9 ग्राम बनेगा। ये तो वही वाली बात है, थोड़ा एग्जाम्पल समझो। आपको मैं चाय बनाने के लिए बोलूँ, थोड़ा एग्जाम्पल मैं बहुत देता हूँ, चाय थोड़ी मेरी पसंद है ना इसलिए, तो चाय बनाने का एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको 1 ही चम्मच चाय पत्ती दी, 1 ही चम्मच चाय पत्ती दी, आपके पास चीनी भरपूर है, आपके पास चीनी भरपूर है, आपके पास दूध भी भरपूर है, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाय पत्ती 1 ही चम्मच है, और 1 चम्मच चाय पत्ती सिर्फ 1 चाय, यानी 1 चाय बनाने में 1 चम्मच चाय पत्ती तो लगती है। आप कितनी चाय बना पाओगे, एक ही तो बनेगी ना भाई, सिर्फ दूध और पानी से चाय तो बनेगा नहीं, चाय पत्ती भी तो चाहिए ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपोजिशन फिक्स है, 1 चम्मच चाहिए तो चाहिए, 1 चम्मच आपके पास चाय पत्ती है और बाकी सारी चीज कितनी भी हो, लेकिन चाय 1 ही बनेगी क्योंकि चाय पत्ती कम पड़ेगी आपकी। समझ रहे हो ना, यही चीज है इसके अंदर भी, यही चीज है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके वाटर बनता है। आपने हाइड्रोजन ज्यादा ले लिया या ऑक्सीजन कम ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उतना ही बनाएगा। सोचो मैंने तुम्हें क्या बोला था, 1 ही ग्राम हाइड्रोजन लो तुम, ऑक्सीजन को 50 ग्राम कर लो, लेकिन तब भी आपका 9 ग्राम वाटर बनेगा, फिक्स है, क्योंकि आपने हाइड्रोजन क्या ले लिया कम, हाइड्रोजन क्या ले लिया कम। यही आगे चल के आएगा लिमिटिंग रीजन के नाम से, थोड़ा टर्म बड़ा हो जाएगा, काम यही है, इसी लॉ से उठाया उन्होंने वो चीज। तो ध्यान रखना तुम्हें, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था।
इसके क्वेश्चंस आगे हम देखेंगे क्योंकि इसके टॉपिक्स थोड़ा हमारा ऐसा ही है, आगे लिमिटिंग रीजन जब आएंगे हमारे पास तभी हम क्वेश्चन देख लेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के उसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ट्राई जरूर करना, आपको पता लगेगा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और समझ में आती है और आप हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट को ईजी तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।